चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कशन होगी कि हमारे लेक्चरशिप जो कॉमर्स का टेस्ट है इसमें इकोनॉमिक्स का क्या रोल है। आप सब कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं, कुछ ने आईकॉम के साथ स्टार्ट लिया, ये आईकॉम बीकॉम और एमकॉम लेवल तक, एमबीए लेवल तक, जहां तक भी आप लोगों ने स्टडीज की, तो इकोनॉमिक्स हमारे कॉमर्स का एक पैरेलल सब्जेक्ट है, एक पार्ट ऑफ कॉमर्स में भी आता है कि इसको साथ साथ हम लेकर चलते हैं। और कॉमर्स में जितनी ज़रूरत है इस नॉलेज की, उतना नॉलेज हम लोग साथ साथ लेकर आए। और इसी तरह से हमारे टेस्ट में भी इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का रोल होगा, और एक मेजर रोल है इसके अंदर के ऑलमोस्ट आपके 10% का वेटेज होगा तकरीबन आपके इकोनॉमिक्स का। यानी कि 2015 या उससे प्रीवियस अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो उस वक्त 100 मार्क्स का पेपर सब्जेक्ट बेस ही हुआ करता था। तो उसमें 10% का मतलब है 10 एमसीक्यूज तक की वर्किंग जो थी वो इकोनॉमिक्स से आया करती थी। और लास्ट 17 अटेम्प्ट के अंदर भी, और अब आपका जैसे कि 80% का पोर्शन आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट है, तो 80% सब्जेक्ट रेलिवेंट होने की वजह से फिर हमने ये किया कि उसमें 10% का वेटेज अगर देखें तो ऑलमोस्ट 8 एमसीक्यूज हमारे इसके ऊपर बेस करते हैं। और 8 एमसीक्यूज आर टू मच बिग पोर्शन, एक अच्छा स्कोर दे सकता है ये हमारा पोर्शन अगर अपडेट होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग यानी टॉपिक पहले हम डिस्कस कर लें कि हमने इकोनॉमिक्स में किन किन टॉपिक्स को कवर करना है। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, इकोनॉमिक्स इटसेल्फ एक बहुत वास्ट फील्ड है। इकोनॉमिक्स अपने टॉपिक्स बड़े वास्ट है, लेकिन हम लोग इन टॉपिक्स को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे जितना डिटेल में एक प्रॉपर प्योरली इकोनॉमिक्स फील्ड में इसको डिस्कस किया जाता है। तो जितना हमारी फील्ड में इसकी नॉर्मल सी डिस्कशन है, हमने उन टॉपिक्स को उस तरह से कवर करना है। सबसे पहले तो हमारी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं एंड डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस यहाँ पर कौन सी हैं? जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, यानी कि जो इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग लाइक आप लोगों ने अगर पढ़ाई हुआ है, तो एडम स्मिथ को लेकर, मार्शल को लेकर, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक्स के क्लासिकल एरिया जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और उनकी डेफिनेशंस, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स हमने एक इस चीज को डिस्कस करना है। उसके बाद हम किसके ऊपर आएंगे जी? कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद हमारी डिस्कशन होगी डिमांड के ऊपर, देन हमारी डिस्कशन होगी सप्लाई के ऊपर, उसके बाद हमारी डिस्कशन होगी कॉस्ट, रेवेन्यू और उसके साथ साथ प्रोडक्शन के ऊपर। उसके साथ साथ फिर हमारी डिस्कशन होगी मार्केट्स के ऊपर। ये डिस्कशन ऑलमोस्ट हमारा सेक्शन चलेगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये पोर्शन माइक्रो का डिस्कस होगा। फिर जब हम लोग जाते हैं मैक्रो पोर्शन के अंदर, ठीक हो गया जी, तो मैक्रो के अंदर हमने डिस्कस करना है एक तो नेशनल इनकम को, और नेशनल इनकम के साथ साथ अप टू सम एक्सटेंट हम डिस्कस करेंगे ज़कात एंड टैक्सेशन, ठीक है, इसके पोर्शन। तो ऑलमोस्ट हमारा ये, अगर मैं बीकॉम के कोर्स के रेफरेंस से भी बात करूं, तो हमारा ऑलमोस्ट बीकॉम का कोर्स सारा इसी में है। अब इसमें सिर्फ एक टॉपिक को मैंने स्किप किया, दैट इज थ्योरीज। अब वो डिफरेंट थ्योरीज जो हम लोगों ने, रिकार्डियन की थ्योरीज हैं, या उसके साथ साथ हमारी उसकी मनी की प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी है, रिगार्डेड थ्योरी ऑफ रेंट है। तो डिफरेंट थ्योरीज को मैंने भी फिलहाल इसमें स्किप आउट किया है। और ये वो टॉपिक्स होंगे जिसमें से हम अपना पोर्शन कवर अप करेंगे, और इंशाल्लाह ताला होप सो कि हमारा इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी बड़ा अच्छा अटेम्प्ट हो जाए। स्टार्ट करूंगा डिमांड से, ठीक है जी। सेक्शन थोड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा डीप नॉलेज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिमांड। डिमांड हमारे पास क्या है? डिमांड का एक पैरेलल और सिनोनिम वर्ड जिसको हमने सुना, दैट इज कॉल्ड विश। विश और डिमांड, अगर इसको हम रूटीन इंग्लिश डिक्शनरी में जाकर देखें तो ये एक दूसरे के सिनोनिम लगेंगे आपको, और आपको इसका मीनिंग सेम मिलेगा। लेकिन जब हम इसको प्योरली इकोनॉमिक्स की टर्म में डिस्कस करते हैं, तो विश कुछ और चीज है और डिमांड कुछ और चीज है, ठीक है। विश आपकी ख्वाहिश, किसी भी चीज को हासिल करने की ख्वाहिश, इसको विश कहा जाता है। डिमांड किसे कहा जाता है? डिमांड भी किसी को चीज को हासिल करने की आपकी ख्वाहिश है, लेकिन डिमांड में साथ एक फैक्टर और ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पावर टू परचेज। यानी कि विश सिर्फ आपकी ख्वाहिश है, और डिमांड आपकी ख्वाहिश के साथ साथ उस चीज को हासिल करने की पावर भी क्या आपके पास है या नहीं है। यहाँ पर पावर इन द टर्म्स ऑफ मनी की बात कर रहा हूँ। पावर टू परचेज, यू हैव द रिसोर्सेज टू एक्वायर दैट। उस चीज को एक्वायर करने के लिए अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए
अगर आप किसी चीज को हासिल करने के विश करते हैं तो डिमांड के फैक्टर को कंप्लीट करने के लिए डिमांड कब कहा जाता है इसको, दैट इज कॉल्ड नंबर 1 पॉइंट विश टू परचेज और उसके साथ साथ पावर टू परचेज। ठीक है जी, ये दो चीजें हमारे पास इसमें आती हैं तो देन जाकर हमारे पास क्या बनती है, डिमांड बन जाता है। ठीक हो गया जी। अब मेजर काम तो हमारे पास डिमांड के रेफरेंस से ये था। अब इसके बाद हम बात को अगर स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की तरफ, मैं शॉर्टकट में काम जरा थोड़ा स्पीडी लेकर चलूंगा। लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर मैं डिमांड से पहले एक लॉ की बात कर लूं। लॉ किससे कहा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ, कानून है। कानून किसे कहा जाता है, एक तो कानून हमने अपने लास्ट प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने लॉ की बात की थी, जो हमारा बिजनेस लॉ था, क्रिमिनल लॉ था। लेकिन उससे हटकर अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट लॉस की बात करते हैं, मैं इसको कंपेयर करता हूँ अपने फिजिक्स के लॉस के साथ या केमिस्ट्री के लॉस के साथ। साइंटिफिक लॉस किस तरह से बनाए जाते हैं कि हम कोई एक सर्कमस्टांसेस, कोई एक सिनेरियो एक दफा परफॉर्म करते हैं, 2 बार परफॉर्म करते हैं, 3 बार परफॉर्म करते हैं, 10 बार परफॉर्म करते हैं, तो हमें जब सेम आउटकम मिलती है, सेम रिजल्ट मिलता है, तो फिर हम उसको लॉ में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से अगर मैं एक केमिस्ट्री की एग्जांपल ले लूं तो NaCl जो हमारा उसका फॉर्मूला है, नमक का फॉर्मूला, या अगर हम पानी की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के साथ जब भी मिलाई जाएगी तो पानी बनेगा। इस एक्सपेरिमेंट को हमने जब 2, 4, 5, 10, 15, 20 बार परफॉर्म किया, तो इतनी बार परफॉर्म करने के बाद भी जब हमारी सेम आउटकम आई, सेम रिजल्ट आया, तो फिर हमने उसको लॉ का नाम दे दिया कि ये कानून बना दिया गया। लेकिन इकोनॉमिक्स लॉज किस तरह से बनाए जाते हैं, बेसिकली इकोनॉमिक्स लॉज डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। ये ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो अल्लाह पाक ने हर इंसान का जो बिहेवियर है वो एक यूनिक फिल्टर लगाया हर इंसान के दिमाग में। 100% थिंकिंग कभी किसी इंसान दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकती। जो थिंकिंग फिल्टर है हमारे पास वो हर इंसान का क्या है, वो डिफरेंट है, और हर इंसान का डिफरेंट थिंकिंग फिल्टर होता है। लेकिन जब हम एक डिफरेंट सिनेरियोज अपने इकोनॉमिकल सिनेरियोज जब अप्लाई करते हैं, तो जब मेजॉरिटी पर्सन का सेम क्या आता है, रिस्पांस आता है। अब सेम रिस्पांस का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रिस्पांस इज सेम बट द इंटेंसिटी ऑफ रिस्पांस इज नॉट सेम। ये जरूरी नहीं है कि इंटेंसिटी भी सबकी सेम हो, इंटेंसिटी में फर्क आ सकता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ द रिस्पांस जो भी वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो फिर इसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी जब हमने एक सिनेरियो बनाया और उसको डिफरेंट लोगों के ऊपर अप्लाई किया, लोगों के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया, तो जब हमें अब तो सिमिलर जो मिला, रिजल्ट मिला, तो सिमिलर रिजल्ट की बेसिस के ऊपर फिर हमने उसको भी क्या नाम दे दिया, उसको इकोनॉमिक लॉ बना दिया। अब इसी तरह से अब उसमें से किसी एक लॉ को मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त माइक्रो इकोनॉमिक्स में रहते हुए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा सा बता दूं। द वर्ड माइक्रो, माइक्रो मींस किसे कहते हैं, मिलियंथ पार्ट। मिलियंथ पार्ट का मतलब होता है 10 लाखवां हिस्सा, उसको माइक्रो कहा जाता है। किसी भी चीज का मिलियन पार्ट अगर किए जाए, उसके 10 लाख हिस्से किए जाए, तो एक पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रो का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ पर माइक्रो का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेट टू द इंडिविजुअलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल कंज्यूमर के ऊपर अगर हम किसी चीज को अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स की वर्किंग को, तो उस इकोनॉमिक्स को फिर हम क्या नाम देते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसको नाम दिया जाता है। क्लियर होगी बात जी। अब यहाँ पर बात करने लगे हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको और बता दूं कि इंसान का बिहेवियर जो है वो क्या कर रहा होता है, डिफरेंट जो है ना वो डिफरेंट चीजें उसके ऊपर अफेक्ट कर रही होती है, जो कि उसके बिहेवियर को क्या करती है, उसके रिस्पांस को क्या करती है, चेंज कर सकती है। बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि डिफरेंट सिनेरियोस, डिफरेंट बिहेवियर्स क्या होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर जो होता है एक इंसान का, तो इंसान का बिहेवियर वो अफेक्ट होता है डिफरेंट चीजों की वजह से। हम फिर क्या करते हैं कि अपने इकोनॉमिक्स के तमाम लॉज में हम एक सपोर्ट लेते हैं। वो किस चीज की सपोर्ट लेते हैं, assumptions। कि हम लोग क्या करते हैं कि सपोज दैट हम किसी चीज का लॉ बनाना चाहते हैं। अब किसी चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, बात को ध्यान से सुनिएगा, और एक हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर तो हमारा एक ही डिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल डिपेंड कर रहा है दूसरे के ऊपर, तो फिर तो हम दोनों का सिंपल हम रिलेशन शो कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो फिर यहाँ पर तो हम बात करेंगे लॉ में किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और एक डिपेंडेंट। तो जो बाकी के हमारे वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा सा समझना भी मुश्किल हो रहा है, मैं एग्जांपल के ऊपर आता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, पहले सिनेरियो सिंपल सी बात करता हूँ। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस, जब किसी भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज करती है, तो जो हमारी डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट है वो भी क्या कर जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, कि प्राइस और डिमांड ये एक दूसरे के क्या करते हैं, ऑपोजिट वर्क कर रहे होते हैं। बेटा एक अजान और
स्टार्ट हुई है, तो उस अजान का एक वेट और करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट का, फिर वापस स्टॉप। अच्छा जी, पॉइंट पे वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे जी लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की स्टेटमेंट क्या कहती है कि व्हेन द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस, जब किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज करती है, डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट डिक्रीजेस, उस प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो क्या करती है, वो डिक्रीज करता है। और इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस देन द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इंक्रीजेस। कि डिमांड और प्राइस का आपस का इनवर्स रिलेशन शो किया। नेगेटिव रिलेशन को शो करते हुए हमने क्या कर दिया कि ये बताया कि प्राइस और डिमांड की बात कर दी। अब इसके अंदर हमने डिमांड को डिपेंडेंट वेरिएबल रखा, ठीक है जी, और किसके ऊपर डिपेंडेंट रखा, प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट रखा। प्राइस को फिर हमने इंडिपेंडेंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपनी पुरानी बात कर रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ किसी एक ही इंडिपेंडेंट के ऊपर बेस कर रहा हो, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो फिर बात आती है कि हमारा लॉ इन तमाम फैक्टर्स को फिर कैसे कवर कर सकता है। तो इकोनॉमिक्स के लॉ में फिर हम क्या करते हैं कि हम किसी एक फैक्टर की डिस्कशन करते हैं और बाकी फैक्टर्स को हम एज्यूम करते हैं कि दैट विल रिमेन कांस्टेंट, हालांकि वो वेरिएबल्स है, लेकिन हम एज्यूम करेंगे कि दैट विल रिमेन कांस्टेंट। मैं एक और इसको एग्जांपल में समझाऊं फिर आपको समझ आता है कि डिमांड के अंदर जो चेंज आया, अभी तो मैंने बात की है प्राइस को लेकर, लेकिन डिमांड के अंदर चेंज सिर्फ प्राइस की वजह से नहीं आता। डिमांड में चेंज हमारी अपनी इनकम की वजह से भी आ सकता है, डिमांड के अंदर चेंज हमारे सब्स्टिट्यूट की प्राइस की वजह से भी आ सकता है, डिमांड के अंदर चेंज हमारे वेदर एंड कंडीशन की वजह से भी आ सकता है, डिमांड में चेंज हमारे टेस्ट की वजह से भी आ सकता है, डिमांड में चेंज अच्छा यूनिट की वजह से, नंबर ऑफ यूनिट्स या साइज ऑफ द यूनिट के ऊपर भी आ सकता है, क्वालिटी के ऊपर भी आ सकता है। तो इसका मतलब फिर डिमांड चेंज होने के पीछे जो फैक्टर्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारी डेफिनेशन क्या कहेगी कि अदर थिंग रिमेन सेम। ये स्टेटमेंट हमारी डेफिनेशन में जब अटैच हो गई, इट मींस दैट कि हमने एज्यूम कर लिया कुछ चीजों को, अजम्पशंस को बेस बनाया। तो हमारे इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट जितने भी लॉ हम डिस्कस करेंगे या इकोनॉमिक्स में जितने भी लॉज हैं, उसमें आपको ये फैक्टर जरूर नजर आता है कि हम बाकी तमाम चीजों को एज्यूम करते हैं कि दैट विल रिमेन कांस्टेंट। वो वेरिएबल नहीं है, वो उनको कांस्टेंट कर दिया हम लोगों ने, उनको फिक्स कर दिया और सिर्फ एक फैक्टर को वेरिएबल किया और उस वेरिएबल फैक्टर को इंडिपेंडेंट फैक्टर समझते हुए उसकी बेस के ऊपर हमने डिमांड को डिस्कस किया, दैट इज प्राइस। सिर्फ कौन सी चीज है वो, प्राइस की बेस के ऊपर काम किया कि प्राइस इफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी इंक्रीजेस तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट क्या करेगी, डिक्रीजेस, और प्राइस अगर डिक्रीज करती है तो डिमांड क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब यहाँ से एक बात हमें नजर आ गई कि इन दोनों चीजों के दरमियान हमारा जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है। अब ये फैक्टर्स अपने माइंड में रखिएगा, इसका मतलब हम बात करते हैं अगर डिमांड एंड प्राइस, इनके दरमियान रिलेशन कौन सा होगा, इनवर्स रिलेशन, और इसको नेगेटिव रिलेशन कहा जाता है। ठीक हो गया। नेगेटिव रिलेशन में यही होता है कि एक फैक्टर हमारा जो है ना दूसरे फैक्टर के साथ क्या कर रहा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। और ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी, इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ प्राइस। कि हमारी जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है ये फंक्शन ऑफ प्राइस का मतलब ये होता है कि इसको मैंने क्या कर दिया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल शो कर दिया और किसके ऊपर डिपेंड करवा दिया, इसको प्राइस के ऊपर डिपेंड करवा दिया मैंने, कि प्राइस अगर हमारी चेंज होती है तो प्राइस के चेंज होने से डिमांड में भी चेंज आता है। और चेंज किस तरह का आता है मैंने बता दिया आपको कि इन दोनों के दरमियान चेंज आने की रीजन क्या होती है कि इसके अंदर नेगेटिव रिलेशन होता है। और नेगेटिव रिलेशन को जब हम लोग ग्राफिकल एक्सप्रेशन की तरफ लेकर आते हैं तो याद रखिएगा इसके ग्राफिकल एक्सप्रेशन में हमेशा जो कर्व बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। हमारा कर्व की शेप हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है कि किसी भी दो चीजों का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसमें एक चीज को हमने क्या करना है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने किस पर ले लिया, वाई एक्सिस के ऊपर लिया, यानी कि प्राइस को किसके ऊपर रखते हैं, वाई एक्सिस पे, और डिमांड को किसके ऊपर रखते हैं हम लोग, अपने एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं। और उसके दरमियान फिर जब हम आपस में इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के ऊपर हमारा ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप शो करता है। और डाउनवर्ड स्लोप शो करने का मतलब ये है कि अगर एक चीज डिक्रीज कर रही है तो दूसरी चीज क्या कर रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है, और अगर एक चीज इंक्रीज करती है तो दूसरी चीज क्या कर रही होती है, डिक्रीज कर रही होती है। तो ये नेगेटिव रिलेशन हम लोगों ने यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी शो कर दिया कि डायग्राम में हमारा जो डिमांड कर्व है, ठीक है जी, जिसको हम डीडी की बात करेंगे, डिमांड कर्व, ये हमेशा क्या करता है, डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा होता है, डाउनवर्ड स्लोप शो कर रहा होता है। और डाउनवर्ड स्लोप शो करने का मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है, माइनस का, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन की बात नहीं करते। क्लियर होगी बात नहीं? तो इस चीज को हमने क्या नाम दे दिया, डिमांड और प्राइस के रिलेशन की बात करते हैं, दैट इज नेगेटिव रिलेशन। क्वांटिटी ऑफ डिमांड मैंने बता दिया कि
फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस के फंक्शन के ऊपर ये चीज डिमांड कर रही होती है। तो ये हमारे पास एक लॉ ऑफ डिमांड, एक छोटी सी डिस्कशन। और मैंने क्या कह दिया कि अदर थिंग रिमेन सेम की जो बात की थी कि जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी वैसे तो अफेक्ट करते हैं, किसके ऊपर, हमारी डिमांड के ऊपर अफेक्ट करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि मेरी अगर इनकम बढ़ जाती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी बेशक वहां पर रहे, लेकिन जब मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी पावर टू परचेज बढ़ गई, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि डिमांड के अंदर क्या होता है, पावर टू परचेज होती है। तो मेरे इनकम बढ़ने जैसे मेरी पावर टू परचेज बढ़ गई, तो डेफिनेट सी बात है मैं अपनी डिमांड भी क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि अगर प्रोडक्ट के यूनिट की बात करते हैं, यूनिट का अगर साइज थोड़ा छोटा कर दिया गया पहले से, डेफिनेट सी बात है फिर मैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए डिमांड बढ़ा दूंगा। यानी कि सपोज दैट है कि पहले मैं 1 लीटर का यूनिट लेता हूँ, अब अगर उसका यूनिट साइज 1 लीटर से कम करके हाफ लीटर कर दिया गया, डेफिनेट सी बात है फिर मैं 1 यूनिट की बजाय कितना यूनिट डिमांड करूंगा, 2 यूनिट डिमांड करूंगा। इसका मतलब फिर जो कमोडिटी का साइज है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। हमने उसके ऊपर भी assumption ले ली कि होमोजेनियस यूनिट होने चाहिए, यूनिट हमारे हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फिर एक और फैक्टर हम लेते हैं कि हमारा जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस भी हमारे ऊपर अफेक्ट कर रही होती है। अब उसकी प्राइस हमारे ऊपर किस तरह से अफेक्ट करती है, इसकी बेस्ट एग्जांपल पेप्सी और कोक की लेते हैं कि सपोज कोक हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है जी, सपोज करते हैं कि कोक क्या है, हमारी प्रोडक्ट है, और पेप्सी ने अगर अपनी प्राइसेस कम कर दी तो डेफिनेट सी बात है लोग हमारी डिमांड कम कर देंगे। क्यों? कि लोग यहाँ से शिफ्ट होकर उस पर चले जाएंगे। और इसी तरह से अगर हमारा सब्स्टिट्यूट अपनी प्राइस बढ़ा देता है, हमारी प्राइस बेशक कांस्टेंट है, लेकिन सब्स्टिट्यूट के प्राइस बढ़ने की वजह से वहां का कस्टमर भी हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हालांकि हमारी प्राइस तो सेम है। इसी तरह से सब्स्टिट्यूट के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है हमारे पास, ठीक है जी। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे पास कौन सी होती हैं कि जो सब्स्टिट्यूट की बजाय उनको ये कहा जाता है कि दो चीजों का आपस में इस तरह से पेयर होता है कि अगर हम एक चीज इस्तेमाल करेंगे तो हमें मजबूरन दूसरी चीज भी साथ इस्तेमाल करनी पड़ती है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नाम भी दिया जाता है। लाइक फाउंटेन पेन अगर यूज करते हैं आप, तो आपको उसके लिए इंक लाजमी चाहिए। अगर आप फाउंटेन पेन यूज करते हैं तो आपको उसके साथ साथ इंक लाजमी चाहिए। आपने अगर बाइक रखी है तो आपको पेट्रोल लाजमी चाहिए। आपने अगर गाड़ी रखी हुई है तो पेट्रोल आपको लाजमी चाहिए। इसका मतलब इसमें भी फिर ऐसा होता है कि हमारी जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे साथ अटैच हो रही हैं, उनकी प्राइसेस भी हमारी डिमांड के ऊपर क्या कर रही होती हैं, अफेक्ट कर रही होती हैं। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है ये ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वेदर की बात कर दी मैंने, टेस्ट की बात करी, अगर कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, कोई मार्केट में नई चीज आई है, मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगा तो मैं पुरानी चीज को स्किप कर दूंगा। तो पुरानी चीज को जो स्किप करूंगा, डेफिनेट सी बात है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो उसकी डिमांड हालांकि उसकी अपनी प्राइस की वजह से नहीं चेंज हुई, फिर उसकी डिमांड में चेंज आने की रीजन क्या बन गई, मेरा कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया। वेदर कंडीशन की बात करते हैं कि सर्दियों में आपको पता है जो हॉट आइटम्स होती हैं वो ज्यादा सेल होती हैं, गर्मियों में जो है वो कोल्ड आइटम ज्यादा सेल आउट होती है। इसका मतलब वहाँ पे प्राइसेस को हटकर सिर्फ वेदर की वजह से भी क्या क्या हो रहा होता है कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही होती है। तो इसका मतलब फिर हमने क्या करना है कि ये जितने फैक्टर्स मैंने बोले हैं, इन तमाम फैक्टर्स को हमने फिर क्या करना है, कांस्टेंट कंसीडर करना है, अज्यूम करना है कि दैट विल रिमेन सेम। और इसको बेस बनाते हुए फिर हमने सिर्फ और सिर्फ डिमांड को किस पर डिपेंड करवा दिया, प्राइस के ऊपर डिपेंड करवा दिया। क्लियर होगी बात? फिर कुछ एक्सेप्शंस होती हैं हर लॉ के साथ, जिनके ऊपर लॉ अप्लाई नहीं होता। प्राइसेस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे फर्क नहीं आता होता। ठीक है जी। हाईली सुपीरियर गुड्स जो हमारी पावर में आती नहीं है, जो हमारी रेंज में आती नहीं है। अगर मैं इस वक्त आपको बैठ के यहाँ पे ये कह दूं कि जिस वक्त मैक्लेरन गाड़ी जो है वो 6 करोड़ रुपए से बढ़कर 7 करोड़ रुपए की हो गई है, तो क्या उसका 6 करोड़ से 7 करोड़ पर जाना, प्राइस का बढ़ना हमारे डिमांड पर फर्क डालेगा? क्योंकि वो चीज हमारे लिए हाईली सुपीरियर है। वो ना तो 6 करोड़ के अंदर हमारी पावर टू परचेज में थी, ना ही वो 7 करोड़ के अंदर पावर टू परचेज है। इसका मतलब फिर ऐसी प्रोडक्ट जो हाईली सुपीरियर है वो भी हमारे उसके ऊपर लॉ अप्लाई नहीं होता। उसके साथ साथ जो गिवन गुड्स हैं या हाईली इंफीरियर गुड्स हैं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जी लड़ने के अंदर जो शर्टें हैं वो 20 रुपए की शर्ट थी पहले, वो 10 रुपए की शर्ट हो गई है, या 20 रुपए वाली शर्ट जो है वो 25 रुपए की शर्ट हो गई है, इसका मतलब उसके ऊपर भी हमारी प्राइस नहीं होती। जो चीज वो चीज क्यों, क्योंकि पहले भी हमारी पावर टू परचेज हम लोग विलिंग नहीं थे उसको परचेज करने के लिए, हम उसके लिए अभी विलिंग नहीं है परचेज करने के लिए। तो इस तरह की बहुत सी चीजें जिसके ऊपर हमारा लॉ अप्लाई नहीं होता, फिर उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये एक छोटी सी डिस्कशन थी हमारे पास किस रेफरेंस से, लॉ ऑफ डिमांड के रेफरेंस। ठीक है जी। तो मीटिंग टाइम हमारा अबाउट टू एंड है। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन सेक्शन ले लेते हैं और रिगार्डिंग जो मैंने टॉपिक आपके साथ शेयर किया उसके ऊपर लेते हैं। और इसके अलावा इशू है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया? चलिए आइए जी सेशन में आते हैं। जी यहाँ तक का हमारा जो क्वेश्चन सेशन भी है तो काइंडली जरा स्टार्ट लेते हैं।